स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि मानो कि अगर ऐसे प्लेट्स अरेंज्ड हैं यहाँ पे, अगर ऐसे प्लेट्स अरेंज्ड हैं, 1 प्लेट, 2 प्लेट, तो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेट ए पे क्यू चार्ज दे दिया है और प्लेट बी को वैसे ही रखा हुआ है, तो ये नोटिस किया गया कि प्लेट ए पे क्योंकि नेट चार्ज क्यू है और प्लेट बी पे नेट चार्ज 0 है, तो हमेशा ये टोटल चार्ज चाहे जितना भी हो प्लेट बी, ये सरफेस 1 2 3 4, तो charge on Q3 plus charge on Q4 must be equal to 0, and similarly charge on Q1 and charge on Q2 will be equal to Q, क्योंकि कैपिटल ए वाले प्लेट पे हमने कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है, बी वाले प्लेट पे हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो सवाल ये बनता था कि Q3 और Q4 क्यों आएगा जब हम बी पे कोई चार्ज ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसके थर्ड फेस और इसके फोर्थ फेस पर चार्ज क्यों आएगा? तो वो इसलिए आता है क्योंकि आप जब ए प्लेट पे चार्ज क्यू दे दोगे तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों फेसेस पे। क्यों हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट? सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट विल बी इक्वल टू 0। क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है इनसाइड द प्लेट? क्योंकि प्लेट एक कंडक्टर प्लेट है, तो कंडक्टर के अंदर इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखी थी। तो इनसाइड, क्योंकि ये प्लेट एक कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो इसके वजह से अगर चार्ज क्यू आप ए प्लेट पे देते हो तो उसके लेफ्ट फेस पे आधा चार्ज और उसके राइट फेस पे आधा चार्ज आ जाएगा। तो अब ये हो रहा है कि बी प्लेट जो कि न्यूट्रल है उसको अगर हम ए प्लेट के पास लेकर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़े थे कि अगर एक चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी लेकर आ जाते हैं तो वो अनचार्ज बॉडी पोलराइज हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्यूब, तो ऐसा इंडक्शन होगा यहाँ पे सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस बी प्लेट आल्सो इज 0, बिकॉज ये भी बी प्लेट भी एक कंडक्टर है तो इसके अंदर भी 0 होना चाहिए। तो जब हमने इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी तो हमें ये पता चला था कि इसके लेफ्ट फेस पे माइनस क्यू बाई 2 आएगा और राइट फेस पे क्यू बाई 2 आएगा। तो अगर इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फेस 3 प्लस फेस 4 का नेट चार्ज इक्वल करोगे, ऐड करोगे तो आपको नेट चार्ज 0 आएगा। और आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि Q2 और Q3 जो चार्ज है वो दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट मैग्नीट्यूड का है। और आप Q1 और Q4 देखोगे तो वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम चार्ज का भी है। तो ये Q/2 और Q/2 एंड यहाँ पे Q/2 और माइनस Q/2 आया है। तो हमने जनरलाइज करके ये कह दिया कि हमने अब ये ए और बी प्लेट पे नेट चार्ज कैपिटल Q दिया है, तो ए प्लेट के आउटर सरफेस और बी प्लेट के आउटर सरफेस पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा। और फिर बेस्ड ऑन कि आपने ए प्लेट पे कितना चार्ज दिया हुआ उसके वजह से अगर पहले वाले प्लेट पे Q/2 आ गया है तो बाकी बचा कुचा चार्ज उसके दूसरे वाले प्लेट पे आ जाएगा। और बी प्लेट के बीच वाले प्लेट, मतलब ए और बी के बीच में जो प्लेट है उसके बी वाले सरफेस पे जस्ट उसका जो ए के 2 वाले सरफेस पे जो चार्ज है उसका ऑपोजिट नेचर वाला चार्ज आ जाएगा एंड उसको बैलेंस करता हुआ बाहर पे Q/2 चार्ज आ जाएगा बी प्लेट पे। तो इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो हमने ये कमेंट किया था, हमारा रूल्स इसमें ये था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट्स मस्ट बी जीरो और यहाँ पे जितने भी चार्ज, इफ चार्ज इज गिवन टू द प्लेट, इफ चार्ज इज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से ही लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम 3 प्लेट्स ले लेते हैं ए, बी और सी, मैं ये कहता हूँ कि मैंने ए को क्यू दिया हुआ है, बी को -2 क्यू दिया हुआ है और सी को -Q दिया हुआ है।
तो यहाँ पे मैं a प्लस बी प्लस सी पे टोटल चार्ज जो है क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे मुझे बताओ। -2q। -2q हो जाएगा। तो मैं इतना नेट चार्ज इन तीनों प्लेट को प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिस मच अमाउंट ऑफ नेट चार्ज मैंने इन तीनों को प्रोवाइड किया है। तो ये जो नेट चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है ये पहला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, अभी कंडीशन पहले नोट कर लो। तो ये पहला कंडीशन है, नेट चार्ज आपने नोट कर लिया। फिर आपको देखना पड़ेगा कि चाहे इसके वन सरफेस पे, प्लेट ए के 1 और 2 सरफेस पे चाहे जो कुछ भी चार्ज आए, that will be equal to net charge on QA and net charge on QA आपने जितना दिया है उतना ही होना चाहिए। और आप इस तरीके से कहोगे कि अगर ये 3 है और ये 4 है तो नेट चार्ज ऑन Q3 प्लस Q4 दैट विल बी नेट चार्ज ऑन प्लेट बी मस्ट बी इक्वल टू जितना चार्ज हमने प्लेट बी पे दिया हुआ है उतना ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये 5 है और ये 6 है तो Q5 प्लस Q6 मस्ट बी इक्वल टू जितना नेट चार्ज हमने सी पे दिया हुआ है जो कि यहाँ पे -q है। ये दूसरा रूल है। और फिर आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए will be equal to electric field inside B will be electric field equal to electric field inside C and all these electric field should be zero। inside की बात हो रही है। ठीक है, ये कंडीशंस को जब सेटिस्फाई करेंगे तो हम लोग को ये समझ में आता है कि जो भी नेट चार्ज, यहाँ पे नेट चार्ज हमने टोटल तीनों प्लेट पे -2q का नेट चार्ज दिया है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सरफेसेस Q1 और Q6 है। ठीक है, आउटर मोस्ट सरफेस Q1 और Q6 है। तो -2q का आधा कितना हो जाएगा? -q। हाँ, तो वो आधा चार्ज -q1 पे आ जाएगा और आधा चार्ज -q6 पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर सर आपने इंडक्शन से। यार ये तो अब आप पहला वाला क्लास का वीडियो देखो ना, किस लिए हो रहा है इंडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्लेट को, जब बी प्लेट को न्यूट्रल प्लेट था उसको जब हम यहाँ पे एक चार्ज प्लेट के पास लेकर आ रहे थे तब इंडक्शन मैंने कहा था। यहाँ पे इंडक्शन भी है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इनसाइड दी प्लेट्स जीरो करना है। टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ गॉस लॉ के अकॉर्ड गॉस लॉ अप्लाई करके ये सब कुछ कहा गया था कि नेट फील्ड क्योंकि कंडक्टर के अंदर जीरो होना है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये फेस 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस 6 पे अभी जो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूँ वो प्रेजेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नेट फील्ड इनसाइड द प्लेट्स ए बी सी जीरो होना चाहिए। ये प्राइम कंडीशन है, ये प्राइम कंडीशन है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो चार्ज आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, नेट चार्ज मैंने ए बी सी पे दिया हुआ है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अभी मैं जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूँ वैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आया ये बात? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो, तो पहले मैंने क्या कह दिया कि जो नेट चार्ज हम यहाँ पे दे रहे हैं -2q, वो जो अभी ए बी सी को मिला के जो आउटर सरफेसेस है वो कि फेस 1 है और फेस 6 है, इन पे आधा आधा आ गया। तो अभी मुझे बताओ ए वाले प्लेट पे मैंने टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है ए वाले प्लेट पे, है ना? ए वाले प्लेट पे मैंने क्यू दिया हुआ है। आवाज आ रहा है ना आप लोगों तक? यस सर आ रहा है। हाँ, तो ए वाले प्लेट पे मैंने कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है और उसके फेस 1 पे -q चार्ज चला गया है। तो जब ये वाला इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा है मैंने, चार्ज ऑन फेस 1 प्लस चार्ज ऑन फेस 2 मस्ट बी इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन प्लेट ए दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू। तो मुझे यहाँ से बताओ चार्ज ऑन फेस 2 कितना आएगा? +2q। ठीक है, +2q। तो अब ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया था कि अगर एक प्लेट पे इनसाइड बिटवीन द प्लेट्स अगर बात की जाए तो बिटवीन द प्लेट्स जो ऑपोजिट फेसेस हैं दो प्लेट्स के बीच में, उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होंगे। तो अगर ए प्लेट का इनसाइड वाला फेस पे +2q चार्ज है तो बी प्लेट का इनसाइड वाले फेस पे जो ए के साथ शेयर हो रहा है
उस पे इक्वल मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट साइन का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर Q3 पे -2Q चार्ज है तो मुझे ये वाले इक्वेशन से बताओ Q4 पे, फेस 4 पे ऑफ अ प्लेट बी कितना चार्ज आएगा? 0। जीरो। जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको नेट चार्ज जो है प्लेट बी पे वो -2Q रखना है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो, ये जो बी प्लेट का इंटरनल अंदर वाला फेस है और सी प्लेट का अंदर वाला फेस है, ये दोनों एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको Q5 पे भी जीरो चार्ज आएगा। तो आपको देखो, आपको Q5 प्लस Q6 कर रहे हो तो -Q आ रहा है और -Q ही चार्ज मैंने C पे दिया हुआ है, तो सब कुछ सेटिस्फाई हो जा रहा है ना। और अगर आप पिछले वाले क्लास का वीडियो एनालाइज करके देखोगे तो आपको इन सारे फेसेस के वजह से, अगर आप प्लेट बी के अंदर और प्लेट ए के अंदर, प्लेट बी के अंदर और प्लेट सी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करने की कोशिश करोगे तो हर जगह पर आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखना था कि नेट चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर सर्फेसेस ऑफ द प्लेट। ये मैंने पिछले क्लास में भी लिखा था, आउटर सर्फेसेस ऑफ द प्लेट एंड inside opposite faces of the plate, inside opposite faces of the plate possesses equal and opposite charge। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे कंसेंट्रिक शेल्स पे। कंसेंट्रिक शेल्स पे बढ़ते हैं। मानो कि हमारे पास एक शेल है जिसका इंटरनल रेडियस a है और इंटरनल रेडियस a है और एक्सटर्नल रेडियस b है। ये शेल है, ठीक है। ये शेल है इस तरीके का। तो आप इमेजिन करो, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये कंडक्टिंग शेल है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो हमेशा जीरो होगा, पहला कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊं, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो चाहे कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी आप ला के रख दो, तो इस गॉसियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स है, इस गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स है वो जीरो रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इसके सेंटर पे लाके +Q चार्ज रख रहा हूँ, तो क्या होगा, ये मैं आपको पिछले में बताया था जब हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली प्रोड्यूस करता रहेगा जो +Q चार्ज है। तो अगर कंडक्टर आप रखते हो तो उस पर ऐसा इंडक्शन हो जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे कन्वर्ज होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है इस कंसेंट्रिक शेल पे, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके +Q से निकल रहा है और इस कंडक्टिंग स्फीयर के इनर वाले सरफेस पे जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो कन्वर्ज जहाँ पे हो रहा है वहां पे हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनर सरफेस पे। तो ये नेगेटिव चार्ज किस लिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? ये नेगेटिव चार्ज इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ड्यू टू negative charges shall be distributed on the inner surface of the shell।
ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी shall be distributed on the inner surface of the cell. ना आपने कंडक्टर पे डायरेक्टली कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, बकायदा आपने क्या करा कि कंडक्टर के अंदर जाके उसके कैविटी में जाके आपने चार्ज रख दिया हुआ है, कंडक्टर पे आपने कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो कंडक्टर आपका यहाँ पे न्यूट्रल है, तो कंडक्टर न्यूट्रल है, बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसके इनर सरफेस पे आके ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल, उसके इनर सरफेस पे आके नेगेटिव चार्ज बस किया है। मतलब अब आपका कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है, बट आपका कंडक्टर शुड बी न्यूट्रल। सिंस कंडक्टर शुड बी न्यूट्रल, तो क्या होगा कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जाके बस जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जाके बस जाएगा, सच दैट, और अगर मैं ऐसा लिखूं ये Q आउट है, और अगर मैं ये कहूं कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो Q इन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे since the conductor is neutral, so positive charge shall reside on the outer surface of the shell. So मैं ये कह सकता हूँ since the conductor is neutral, so Q out must be plus Q in must be equal to 0, मैं ये कह सकता हूँ। So दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, वो ऑपोजिट नेचर के एंड इक्वल मैग्नीट्यूड्स के होने चाहिए Q in और Q out, और वो किसके बराबर होगा, जो Q out है वो Q के बराबर होगा, और जो Q in है सिमिलरली वो माइनस Q के बराबर होगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप एक गॉसियन सरफेस अब उस कंडक्टिंग शेल के बाहर बनाओगे, तो वो गॉसियन सरफेस, now this Gaussian surface shall, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊं, गॉस लॉ ऑन आउटर गॉसियन सरफेस, applying Gauss law on outer Gaussian surface, so the flux through that Gaussian surface, shall be equal to charge enclosed by the Gaussian surface. यहाँ पे बताओ वो Gaussian surface कितना चार्ज enclose कर रहा है अपने अंदर, जल्दी बता दो। 0 0 नहीं ना, 0 कैसे, अगर आप Q in और Q out को ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, बट अंदर प्लस Q चार्ज भी तो है, वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो है वो प्लस Q चार्ज भी। अगर आप वैसे एनालाइज करो तो आपको प्लस Q चार्ज प्लस ये Q इन चार्ज प्लस ये Q आउट चार्ज तीनों आना चाहिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो Q इन और Q आउट तो ऑपोजिट नेचर के हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो Q इन और Q आउट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका प्लस Q। तो ये गॉसियन सरफेस Q प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज कर रहा है, तो आपको यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स आपको Q बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और अगर मैं इसी को ही इंटीग्रल करूं E डॉट ds तक का, तो आपको अगर ये रेडियस, अगर मैं ये भी कहूं कि ये रेडियस r पे है ये गॉसियन सरफेस, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वुड बी Q बाई 4 पाई r स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ये मैं सिंप्लीफाई कर दिया, एरिया को यहीं पे ही लिख दिया हुआ है, तो ये मुझे मिलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, दिस इज इक्वल टू अ चार्ज रिसाइडिंग एट द सेंटर व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम दैट गॉसियन सरफेस। तो मुझे एट दिस गॉसियन सरफेस ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो कि एक पॉइंट चार्ज सेंटर पे बसा हुआ हो, उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मिलेगा। तो अब ये समझो यहाँ पे आपको ये आउट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर निकलता हुआ मिलेगा नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली ऐसा बाहर निकलता हुआ मिलेगा।
तो ये देखो, अभी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इनसाइड इनसाइड जो है वो अभी भी जीरो है, ठीक है। तो इनसाइड अभी भी जीरो है, तो यहाँ पे अपनी कंडक्टर के कैविटी में चार्ज क्यू रखने का नतीजा क्या हुआ कि आपको कंडक्टर के अंदर वाले शेल पे एक नेगेटिव चार्ज मिल गया और कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया। और उन दोनों को, वो दोनों किस लिए आए, सच दैट आपका कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाए। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया और इसके अकॉर्डिंगली जो बाहर चार्ज आया है कंडक्टर के सरफेस पे, वो आपको अभी भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रहा है जो ये अंदर पॉजिटिव कंडक्टर के ना होने पे अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था वहीं पे गॉसियन सरफेस पे, लाल वाले गॉसियन सरफेस पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अभी भी कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होने के वजह से मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? यस। तो हाँ, तो अभी देखो, अभी हम इसी पे ही आगे आर्ग्यूमेंट्स कंडक्ट करेंगे। तो देखो, अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मैंने दो कंसेंट्रिक शेल्स रखे हैं, ये क्या है, दो कंसेंट्रिक शेल्स है। पहला वाला रेडियस ए का है, दूसरा वाला रेडियस बी का है। मैं कह रहा हूं कि मैंने बाहर वाले ये शेल है, ठीक है, इसके बीच में कोई वॉल्यूम है नहीं, अंदर से ये दोनों खोखला है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि बाहर वाला जो बी वाले रेडियस का शेल है उस पे मैंने चार्ज क्यू दे दिया है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे चार सरफेसेस मिल रहे हैं, एक ये ए वाले शेल का अंदर वाला, फिर उसके बाहर वाला, फिर ये बी वाले रेडियस की शेल का अंदर वाला सरफेस और ये बाहर वाला सरफेस। तो मुझे अब इन पे चार्जेस प्रेडिक्ट करने हैं, मुझे इन पे चार्जेस प्रेडिक्ट करने हैं, कितने चार्जेस आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे पहला चीज तो ये बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर एक शेल के लिए ड्रॉ करूं तो मुझे कैसा कर्व मिलेगा, बताओ जल्दी से। आर से लेके कैपिटल आर तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलता है शेल के लिए, और जैसे ही रेडियस पे पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर मिलेगा और वहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ मिलता जाएगा। बट आर टू आर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो जीरो ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी आप अगर इनसाइड, अगर आर लेस देन ए अगर आप करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जाए आर लेस देन ए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो मिलना चाहिए? कोई दिक्कत इसको समझने में? आर लेस देन ए अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है। तो इसके बदौलत मैं ये कह सकता हूं कि मेरा Q1 जो है वो जीरो होगा, क्योंकि अगर शेल के अंदर चार्ज हुआ तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लेस देन ए, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो क्योंकि अंदर शेल के कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इसके वजह से चार्ज ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द ए वाला शेल, उस पे चार्ज जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत पहला वाला में? ठीक है। तो अब देखो, अब मैं और एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा ए और बी के बीच में। अब मैं गॉसियन सरफेस ए और बी के बीच में ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, तो इसके लिए मैं अगर कैलकुलेट करने जाऊं, ये डिटरमाइन करना है। तो मैं अभी इस गॉसियन सरफेस पे, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, अब इस गॉसियन सरफेस पे मैं फिर से गॉस लॉ लगाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी आर मल्टीप्लाइड, ये कितना चार्ज एंक्लोज कर रहा है। तो मुझे अभी बताओ, क्या ये गॉसियन सरफेस कोई चार्ज एंक्लोज करेगा? आपको तो ये तो पता चल गया Q1 जीरो है, बट अगर आप Q2 वैल्यू लेते हो कि अगर चार्ज ए वाले
शेल के बाहर वाले सरफेस पे अगर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो दिस गॉसियन सरफेस विल इंक्लूड दिस Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? सर Q2 भी तो 0 होगा ना? अरे तो अभी वो तो उस पे आते हैं ना, तो अभी तो ये तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड, तो अगर Q2 चार्ज आउटर वाले सरफेस पे है, तो आपको फ्लक्स जो है बिटवीन A टू B आपको Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिटवीन ग्रेटर देन टू B, आपको यहाँ पे दैट विल बी Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर मिलेगा। बट यहाँ पे सवाल उठता है, क्या आपने जो ये A मानो इसको और ये इसको B मानो, तो the charge on given to capital A is 0, so Q1 plus Q2 must be equal to 0. Q1 plus Q2 must be equal to 0. As Q1 is also equal to 0, so Q2 must also be equal to 0. ठीक है, so because Q2 is also equal to 0, so electric field R greater than A to B is also equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता चल गया और दो चार्ज भी यहाँ पे पता चल गया है। ठीक है, सिमिलरली अब हम 3 पे भी एनालाइज करके बता सकते हैं कि अब हम गॉसियन सरफेस एक बाहर ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस अब हम बाहर ड्रॉ करते हैं। इस गॉसियन सरफेस पे अगर फिर से हम गॉस लॉ लगाएंगे तो मुझे E ग्रेटर देन B निकालना है। तो फॉर दिस अगर मैं अब लगाऊं तो दिस विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है ना, Q1 Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 must be divided by epsilon naught. So these values are 0, these values are 0, and Q3 plus Q4, because net charge provided to the B shell is capital Q, so Q3 plus Q4 must be equal to capital Q divided by epsilon naught, and this is integral जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, this electric field dot with area vector. So आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिक्वायर्ड है वो Q by 4 pi epsilon naught R square मिलेगा। So this is R greater than B, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, अब आता है सवाल, because this electric field inside this space, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ that Q3 is also equal to 0, so the net charge Q4 will be equal to Q। तो अगर मैं अब सरफेस ड्रॉ करूँ, ये मानो कि A रेडियस का है, ये मानो कि B रेडियस का है, ये 1 2 3, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Q है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का मैं कर्व ड्रॉ करूं तो मुझे R इक्वल्स टू A और R इक्वल्स टू B, R लेस देन A पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है, A टू B पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है, बट जैसे ही B हो रहा है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQ बाई B स्क्वायर से डिस्टेंस पे घटता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो कोई सर। दिक्कत नहीं? ठीक है, अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अंदर वाले A पे, और ये B है, अंदर वाले पे 2Q दे रहा हूँ और बाहर वाले पे -Q दे रहा हूँ। अब मुझे फिर से इस क्वेश्चन पे मुझे चार्जेस ऑन 1 2 3 4, मुझे Q1 Q2 Q3 Q4 बताओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड R लेस देन A बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड R ग्रेटर देन A टू B बताओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड R ग्रेटर देन B बताओ, और फिर आप E वर्सेस R का ग्राफ भी बनाओ।
चलो जल्दी करो। पहले तो Q1 बताओ कितना होगा। हेलो हेलो। यस सर यस। आवाज, हाँ आवाज आ रहा है ना। तो मेरे को यहाँ पे Q1 बताओ कितना होगा। हम्म। Q1 कितना होना चाहिए। अरे -2Q। अरे नहीं, लॉजिक क्या है, पहले मैंने यहाँ पे Q1 कितना बताया था। ये लॉजिक चेंज होगा क्या। शेल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा ना। हाँ सर। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे भी तो शेल ही है, तो इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होना चाहिए। और अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, 0। जीरो हो जाएगा। तो Q2 कितना हो जाएगा, 2Q। Q3। यहाँ पे आप Q3 निकालने के लिए यहाँ पे जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस, 2Q। 2Q। तो यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो भी फ्लक्स जा रहा होगा तो वो कितना, किस किस चार्ज वजह के किस आ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस चार्ज की वजह से मिलेगा, 2Q। 2Q की वजह से। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे जो Q3 पे चार्ज होगा और Q4 पे चार्ज होगा उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। बट मैंने यहाँ पे पूछा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको उस गॉसियन सरफेस से किसके वजह से मिल पाएगा। वो टू, ऐसा लगेगा कि वो 2Q की वजह से ही है। और आपको क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो 2Q से निकलेगा और इसके बाहर वाले कंसेंट्रिक स्फीयर पे जाके कन्वर्ज हो जाएगा। तो बाहर वाले कंसेंट्रिक स्फीयर पे बाय इंट्यूशन बताओ, बाय इंट्यूशन पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कहाँ पे सर? बाहर वाला कंसेंट्रिक स्फीयर का अंदर वाले सरफेस पे। पॉजिटिव। अरे कन्वर्ज हो रहा है ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिसाइडिंग कर रहा है, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। डिपेंड की नेट चार्ज कितना दिया हुआ है, बट ये सर तो लेकिन बाहर सर्टेन। तो -Q दिया हुआ है ना। हाँ तो समझो ना बात, देखो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये जो गॉसियन सरफेस पे मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा इंटेंशन है कैलकुलेट करना आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी का। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स लगाऊंगा, तो यहाँ पे फ्लक्स मुझे नेट चार्ज 2Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी एस करूंगा तो यहाँ पे E जो है वो 4 पाई r स्क्वायर आर, ये किसका सरफेस एरिया रेडियस है, ये इस गॉसियन सरफेस का एरिया है 4 पाई r स्क्वायर। तो मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, दिस इज आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी, मुझे 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मिल रहा है। ये मैं कह रहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि वो 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मिल रहा है। ऑलराइट। तो तो 2Q की वजह से वहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ
कि इस डायरेक्शन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब मुझे Q3 की वजह से बताना है, तो आगे बताओ। और अगर मैं एक गॉसियन सरफेस अब बाहर ड्रॉ करूं, और इसके वजह से R ग्रेटर देन B बनाऊं, तो यहाँ पे दिस विल इंक्लूड Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 divided by epsilon naught. So these two gives me the value 2Q, and these two net charges minus Q. So I am giving net charge to be here Q by epsilon naught. So my flux through the new Gaussian surface would be, electric flux through the Gaussian surface should be 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. तो मुझे अब this is R greater than B के लिए मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो मुझे इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि बाहर जो है ये Q4 की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू R greater than B, so Q4 must be equal to my Q वैल्यू। क्यों? क्योंकि मुझे जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस पे वो मुझे नेट तो Q4 की वजह से ही मिल पाए, मतलब ऐसा लगेगा कि Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है। तो अब मेरा Q4 की वैल्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब ये आ रही है, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से मिलता हुआ दिख रहा है, तो Q4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q हो जाएगी। अगर Q4 की वैल्यू Q है तो नेट चार्ज मैंने यहाँ पे माइनस Q दिया हुआ है, तो Q3 कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली? माइनस 2Q होना चाहिए, तब जाके माइनस 2Q प्लस Q आपको मिलेगा माइनस Q की वैल्यू। और आप ये भी अंदाजा लगा लो कि A वाले के आउटर सरफेस पे जितना चार्ज है, B के इनर सरफेस पे उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज मिल रहा है। इट्स सिमिलर टू द रिजल्ट जो हम लोग को पैरेलल प्लेट पे मिला था, जो हम लोग को यहाँ पे पैरेलल प्लेट पे मिला था, ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पे पैरेलल प्लेट पे मिला था, सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। समझ रहे हो आर्ग्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से ड्रॉ करूंगा तो मुझे कैसा मिलेगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसा निकल रहा होगा, ठीक है, कहीं पे भी। और मैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ड्रॉ करूँ कर्व, तो ए तक बी तक, ए तक तो 0 है, ए से बी तक कैसे बदल रहा है? ए से बी तक मुझे 2Q by R स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो ये जब ए पे होगा तो आपको K2Q by A स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और जब ये बी पे जा रहा है तो मुझे Q by B स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, Q by B स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, और ये बाहर इधर से वैल्यू डिक्रीज होती हुई रहेगी, और यहाँ पे ये इधर से वैल्यू डिक्रीज होती हुई यहाँ तक कहीं पे जाएगी। ऑफ कोर्स ये दोनों पैरेलल है, थोड़ा सा कंजेशन है ग्राफ में, ऐसा कर लेते हैं। थोड़ा सा पैरेलल होगा, ठीक है, ऐसा कहीं तक, यहाँ से ये डिक्रीज होता हुआ आगे तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ से डिक्रीज होता हुआ आगे तक बढ़ेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, समझ में आया? एंड यहाँ पे यस देखो, सर। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पॉजिटिव आ रहा है।
आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये होती है कि कैसा भी कंसेंट्रिक स्फीयर वाला मामला है तो आप उस पे अंदर पे तो चार्ज हमेशा, इस पे तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, अंदर पे हमेशा 0 हो जाएगा, और जो भी नेट चार्ज आपने अंदर वाले कंसेंट्रिक शेल पे दिया होगा उसका नेट चार्ज, जो बचा कुचा चार्ज है, वो बाहर सरफेस पे आके रिसाइड कर लेगा, और फिर उसके बाहर वाले कंसेंट्रिक स्फीयर के अंदर वाले सरफेस पे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट नेचर वाला चार्ज आ जाएगा, और जो कि बचा कुचा चार्ज होगा वो बाहर वाले कंसेंट्रिक स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे आके रिसाइड कर लेगा। ठीक है, अच्छा चलो अभी और एक क्वेश्चन करो फिर। यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ये ए रेडियस का है, ये बी रेडियस का है, ये सी रेडियस का है। मैंने इनर शेल पे +2q दिया हुआ है, आउटर शेल पे यहाँ पे और एक भी ले लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और करते हैं। आउटर शेल पे +4q दिया हुआ है, ठीक है, आउटर शेल पे +4q दिया हुआ है। अब मुझे फिर से वही कहानी 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे हर चार्जेस बताओ ऑन ईच ऑफ द फेसेस, चार्ज ऑन ईच फेस, electric field are less than A, electric field are greater than A to B, electric field are greater than B to C, electric field are greater than C to D, and electric field are greater than D। and फिर जब ये हो जाए तो E वर्सेस R का ग्राफ बनाना। Q1 बताओ कितना होगा? 0। 0, ये A है, B है, C है, D 0। तो Q2 कितना हो जाएगा ऑन द फेस 2, कितना हो जाएगा? मैंने अंदर वाले पे 2q चार्ज दिया हुआ है, मतलब इस पे 2q चार्ज है और इस पे 4q चार्ज है। आपको कुछ भी दिमाग में नहीं लगाना, जल्दी जल्दी बता दो। तो Q2 पे कितना हो जाएगा यहाँ पे अंदर वाले से? 2q हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा? -2q और इसके बाहर पे यहाँ पे कितना आएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ ना। फिर +2q हाँ, फिर यहाँ पे, -2q फिर यहाँ पे, +2q फिर यहाँ पे, -2q फिर यहाँ पे, +6q। हो गया खत्म बात। ठीक है, अब E वर्सेस R बनाओ। R to A, B, C, D। 0 से लेके A तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। A से B तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यहाँ पे 0 ही होगा सर। 0 कैसे हो जाएगा? 0 कैसे हो जाएगा? 2q की नेट वजह से इलेक्ट्रिक, देखो 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ, -2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा उसके बीच में? यस सर। 0 कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस आप बनाते हो तो वहां गॉसियन सरफेस के बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना मिलेगा इस गॉसियन सरफेस के थ्रू? K2q/r²। मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। तो यहाँ पे
कि 2q/a² से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये बी, ए से लेके बी तक का हो गया, फिर से सी से लेके डी तक, यहाँ पे इस बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। यस सर। है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? बताओ। नो सर। ऐसा आगे बढ़ जाएगा बी से लेके सी तक, फिर सी से लेके डी तक सेम वैसे ही है, तो ये फिर आगे बढ़ गया। ठीक है ना, फिर लेकिन डी से लेके बाहर तक वो 6q से यहाँ पे ऐसे डिक्रीज करता हुआ मिलेगा कहीं पे वैल्यू। q/d² से डिक्रीज करता हुआ वैल्यू मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, बस मैं बाहर वाले शेल पे, यहाँ पे इनर शेल पे 2q कह रहा हूँ, बाहर वाले शेल पे -4q कह रहा हूँ। पूरा बना के मेरे को बताओ। कर लोगे ये चीज? आई होप कर लोगे। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। अभी मेरे को बस चार्ज बता दो क्या क्या होगा हर एक सरफेस पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। फिर आगे यहाँ 2q फिर उसके बाद -2q फिर उसके बाद 2q फिर यहाँ -2q फिर यहाँ 2q फिर यहाँ -2q फिर यहाँ। -2q। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? अब देखो अब क्या होगा कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, बट जैसे ही बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। चलो अब आते हैं कंडक्टर्स विद कैविटी पे। सेम ही टाइप का है, बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फेरिकल, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज डेंसिटी इज रो। उसके अंदर
एक मैंने कैविटी क्रिएट कर दी है, और ये कैविटी का जो सेंटर है, स्फेरिकल कैविटी क्रिएट कर दी है, ये कैविटी का सेंटर और ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो a है. So this is a cavity, spherical cavity, spherical cavity of radius मानो कि स्मॉल r है. तो पूछा जाता है कि what is the electric field inside the cavity. ठीक है, what is the electric field inside the cavity. तो काफी इजी है, but try to understand here. तो remember this point. Whenever in a question of cavity, चाहे वो gravitation पे आए, center of mass पे आए, या फिर electrostatics पे आए, या फिर magnetism पे आए, whenever there is a question of cavity, in a question of cavity, one can assume negative charge of equal charge density place instead of cavity. तो होता क्या है कि मुझे अब कैविटी क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पहला सिस्टम था, मानो कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मैं यहाँ पे, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r का एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास था, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो मुझे कैविटी क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं ले लूंगा ऑफ द सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जितने रेडियस का मुझे कैविटी क्रिएट करना होगा उतने का मैं ऑपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला बट सेम चार्ज डेंसिटी है, नोट करो, सेम चार्ज डेंसिटी वाला, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे जिस लोकेशन पे भी मुझे कैविटी चाहिए, मैं उस लोकेशन पे ये नेगेटिव चार्ज मास को, नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट को वो ऐड कर दूंगा जिस लोकेशन पे भी चाहिए. ठीक है, ये मुझे a डिस्टेंस पे चाहिए था फ्रॉम दी अंडर, तो मुझे क्या मिलेगा, नेट आपको यहाँ जहाँ पे नेगेटिव नहीं था वहां पे तो आपको जैसा पॉजिटिव था वैसा ही मिलेगा, बट जहाँ पे आपने कैविटी रखा, जहाँ पे आप ये नेगेटिव मास लाके रखोगे वहां पे आपको एक कैविटी क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा. कोई दिक्कत है इसको एनालाइज करने में? सर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा? हाँ, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सिंपल है ना. कोई दिक्कत है इसको एनालाइज करने में? नो सर. बट अगर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, ये दोनों, अगर मानो कि आप नेगेटिव नेगेटिव जो चार्ज ले रहे हो वो अगर आप अधिक डेंसिटी वाला ले लेते हो, मतलब अधिक डेंसिटी वाला मतलब कम वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज होगा, तो अगर आप कम वॉल्यूम में ज्यादा नेगेटिव चार्ज ले लोगे तब फिर ये कैविटी के जगह पर यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसा नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप दोनों जो भी ले रहे हो यहाँ पे, ये कैविटी जहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप नेगेटिव फीचर वाला मास ऐड करोगे या फिर नेगेटिव फीचर वाला मैटर ऐड करोगे तो उसका एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ग्रेविटेशन में भी, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटेशन पे भी अगर करते हैं तो ग्रेविटेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मास दिया हुआ है और अगर यहाँ पे डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म कह दिया हुआ है, तब आप क्या अज्यूम करोगे कि एक नेगेटिव मास है. यहाँ पे नेगेटिव मास एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मास हालांकि होता नहीं है, तो आप ऐसा करोगे कि सेम डेंसिटी वाला नेगेटिव मास अब ले लोगे आप, ठीक है, और उसको जहां पे चाहिए वहां पे रख दोगे तो आपको इसमें भी एक कैविटी मिल जाएगा, यहाँ पे कैविटी मिल जाएगा. ठीक है, और एक बात गौर करना कि अगर आपको मानो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला दिया हुआ है तो आप ऑपोजिट फीचर वाला चूज करोगे.
अगर कैविटी आपको नेगेटिव वाले में करना है तो अपोजिट फीचर वाला चूज करोगे, तब आपको जो कैविटी मिलेगा बाकी जगह पर नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है ना ये बात? यस सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं, ये वाला पार्ट। तो देखो, माइक ऑफ कर लो। तो मुझे ये बताओ, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, for uniform charged sphere or a solid sphere or a dielectric, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे नोटिस किया था विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस? बताना सर हाँ, पहले बताओ तो बताओ। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x on the हाँ distance, हाँ, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। वेरी गुड। क्या बता सकता है एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सप्रेशन तो नहीं याद है सर। अरे बहुत सिंपल है भाई, ये देख मैं लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, वेक्टर में लिख दिया यहाँ पे, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। कुछ नहीं, ये याद करने की तकलीफ है क्या? कितना ही मुश्किल है, सिंपल एक्सप्रेशन है ना? यस सर। सिंपल एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्यों है देखो, अभी मैं आपके सामने 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट में डिराइव कर देता हूँ। क्या करोगे? गॉसियन सरफेस अंदर बनाओगे, ठीक है, फ्लक्स निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर करोगे, ये कितना, ये सरफेस कितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है? अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है तो 4/3 पाई आर क्यूब तो वो अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लूड करेगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड पैरेलल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? 1 मिनट के अंदर ड्राइव कर दिया मैंने, बस उसको आप फैक्टोरियली इस तरीके से मेमोराइज करो, ठीक है। और जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग को ये पता चलता है कि वो इंटीग्रल ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर है, और नेट चार्ज तो अगर कैपिटल क्यू है विच इज इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि उतने ही, अगर ये अब गॉसियन सरफेस है, जो चार्ज है वो तो इधर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार्ज आगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इस वजह से कैपिटल आर क्यूब तक ही आप चार्ज इंक्लोज करवाओगे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसलिए आपको ये मिलता है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट लीनियरली वेरी करता है। तो अब अगर मैं मेरे कैविटी वाले सिचुएशन पे यहाँ पे पॉजिटिव, अब कैविटी वाला, अब मैं, मुझे पता है कि किसी भी पॉइंट, मुझे इनसाइड एट अ वेरिएबल पॉइंट, मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। सवाल मेरा ये है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मानो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ रुक जाओ, थोड़ा बेटर डायग्राम बनाते हैं। सर वो कैविटी के सरफेस पे पी। नहीं रुक जाओ, इसीलिए बेटर बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो बेटर बनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ये मानो कि C है, ये C डैश है, ये पॉइंट P है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो A है, ये दिया रहेगा। और आपको जहाँ पे निकालना है ये R मानो, एंड यहाँ से ये डिस्टेंस R डैश मानो, ठीक है। समझ में आ गया ना आपका? तो जहाँ पे पॉइंट आपको निकालना है वो आपके बड़े वाले
r डिस्टेंस पे है, और वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट छोटे वाले स्फीयर से r डैश डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यही करते हैं ना गॉसियन सरफेस पे, कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके अबाउट उसके थ्रू पास होता हुआ आप अपना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। तो आपको ये गॉसियन सरफेस जब आप ड्रॉ करोगे तो ये वाले गॉस लॉ से आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे आर वैल्यू ये है, और ये वेक्टोरियली आपको इस डायरेक्शन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा रो टाइम्स ऑफ आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से सेम चीज मैं इस पॉइंट पे क्या करूंगा, अगेन एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा फॉर द स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, फॉर द स्मॉलर स्फीयर। इसके लिए भी मुझे याद रखना ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है, माइनस क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का है। तो अगर आर वेक्टर इस डायरेक्शन पे है, आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव आर का वैल्यू इस डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत एनालाइज करने में नहीं है नो ना? सर। ठीक है, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप पता करना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी क्या कहा आपको, अगर इस कैविटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐड कर दोगे तो आपको वहां पे कैविटी बनता हुआ दिखेगा। तो आपको इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करोगे तो उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वहां पे मिल जाएगा। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव सिग्मा, सुपर इम्पोजिशन। तो दी पॉजिटिव सिग्मा की वजह से रो r1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड नेगेटिव सिग्मा की वजह से रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r2 ये r डैश कर लो, r1 2 हटाओ, r डैश करो। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन निकाल लो, यहाँ पे r वेक्टर माइनस ऑफ r डैश वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट P का, ये C है, ये पॉइंट P है, ये C डैश है, तो ये R वेक्टर है, ये R वेक्टर है, ये R डैश वेक्टर था, तो ये R डैश वेक्टर था, R माइनस R डैश वेक्टर ये हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे A वेक्टर मिलेगा, है या नहीं है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस ये सर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ए वेक्टर मिल जाएगा, सो रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, क्या ये रो की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये ए की वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती। क्योंकि कैविटी का सेंटर और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर, उसके बीच में भी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कैविटी का लोकेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो एप्सिलॉन तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द कैविटी व्हिच इज यूनिफॉर्म, बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा है। तो आप कैविटी के अंदर इस तरीके से आप निकालोगे तो आपको कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। समझ में आया बात? ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब चलो, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सिलिंड्रिकल रीजन है, अब यहाँ पे एक कैविटी है, समझ में आया? ये कैविटी है, बाकी वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, बस ये कैविटी है। ठीक है, तो अब इस कैविटी के अंदर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है।
ये कैसे होगा? ठीक है, इसका भी देखो सेम तरीका है। आपको यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी आपको रो ए बाई, अगर इन कैविटी का सेंटर अगर कैविटी का एक्सिस ये है तो इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस ए है तो आपको रो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर मिलेगा। देखो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे भी आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, देखो कैसे आ रहा है। बट इससे पहले आपको ये समझना होगा कि एक सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है। मैंने आपको सिलेंड्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हुआ नहीं है कि कैसे निकालना है ना, तो उसको आपको पहले डिटरमाइन करना सीखना होगा, बट वो भी काफी आसान है। देखो मैं अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा किसी भी पॉइंट पी पे। अगर इसका रेडियस आर है तो अगर यहाँ पे रो अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पे, तो मैं गॉसियन सरफेस पे कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है बताने के लिए करूंगा पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ, मान लो कि उसका लेंथ एल है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस गॉसियन सरफेस विल बी, ये इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया विल बी 2 पाई आर एल। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर इज दी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रेडियस उससे अंदर, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मिला या नहीं मिला? सिमिलरली अगर आपको फ्लक्स पूरे बाहर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये गॉसियन सरफेस अब बाहर बन रहा है, ये आपका डिस्टेंस आर है, तो इसका एरिया 2 पाई आर एल अभी भी वही होगा। तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा रो इनटू आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, फॉर दिस इज आर ग्रेटर देन आर। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग विथ आर आपको कैसा मिलेगा? पहले वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा होगा, फिर वो 1 बाई आर के टर्म्स में डिक्रीज कर रहा होगा, पहले वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही मिल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करता हुआ मिल रहा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द रेडियल वेक्टर, तो यहाँ पे भी आपको कोई एनालिसिस, इसको एनालाइज करने में दिक्कत हो रहा है अभी? बताओ। नो सर। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे फिर से मैं क्या कहूंगा कि अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप कैविटी पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लेकर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डिटरमाइन करेंगे एट एनी पॉइंट पी, तब उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, इस केस में भी यूनिफॉर्म है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो इतना ही है गॉस लॉ पे भी, और बाकी सब कुछ भी मैंने बता दिया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लेट्स का भी हो गया है, कंडक्टर का भी हो गया। हाँ, तो देखो इतना ही है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह में। अब आज मैं क्लास यहीं पे कंक्लूड कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है आज इससे ज़्यादा पढ़ाने के लिए, बट अब हम इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, बुकलेट सॉल्व करो, और नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे। सर पूछिए। सर, डाउट वाले ग्रुप में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, तो सर उसका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। हाँ, अरे तो अभी पोस्ट किए होगे ना? नहीं सर, मैं संडे को बैठ के बना दूंगा, मतलब मोस्टली मुझे जब टाइम मिलता है मैं भेजते रहता हूँ। ओके सर। रुकिए एक बार देख लेते हैं आपका नीट 21 वाला ना। अच्छा, ये हैंड रिटन क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, पहले भी है, मतलब हो गया होगा 3-4 दिन। अच्छा, हाँ काफी क्वेश्चंस दिख तो रहे हैं। अच्छा, ये तो क्वेश्चन बन जाएगा ना अभी,
जो यहाँ पे सुधांशु आपने जो भेजा हुआ है अभी, देखो सुधांशु, सर कौन वो सा? ना जो दूसरा वाला क्वेश्चन, रुको एक सेकंड मुझे यहीं पे खोलने दो, देखते हैं। आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हेलो, हाँ, चंदन माइक ऑफ कर ले। ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा ना सुधांशु अब? हाँ सर, ये तो आज ही आप बताए। हाँ हो जाएगा ना अब फिर? हाँ सर, हो जाएगा। बताओ अभी फिर मेरे को आंसर क्या है। हाँ सर, एक सेकंड। सर यहाँ अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाएगा। जीरो है। आर लेस देन ए से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा, और ए से लेके बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सर अंदर तो चार्ज है ही नहीं। हाँ अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, तो आर लेस देन ए से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया ना। हाँ सर। हाँ, आर और ए, आर ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, जो पॉइंट पी पूछा हुआ है वो आर ग्रेटर देन ए है, लेस देन बी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? हम्म, अरे इधर आओ। क्यू चार्ज दिया हुआ है सर, देखे नहीं थे। हाँ तो देखो है यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये आर रेडियस कितना दिया हुआ है, ए और बी है, आर और 2 आर पे बताना है। ये इसका ए है और इसका बी है। आपको एट पॉइंट बी जो कि आर पे है और एट पॉइंट क्यू जो कि 2 आर पे है, तो मुझे पहले तो बताओ यहाँ पे चार्ज कितना है, 0। बताओ। और यहाँ पे क्यू है। और यहाँ पे माइनस क्यू। और यहाँ पे 4 क्यू। ठीक है, तो ये चार्ज आ गया आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, गॉसियन सरफेस यहाँ पे जब आप बनाओगे, तो ईपी पे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो 4 पाई आर स्क्वायर के साथ एरिया मल्टीप्लाई करोगे उस गॉसियन सरफेस का, और कितना वो चार्ज गॉसियन सरफेस इंक्लूड करेगा? क्यू चार्ज। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा पी पे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिमिलरली आप गॉसियन सरफेस अब क्यू से पास होता हुआ बनाओ, तो आपको यहाँ पे क्यू 4 पाई एरिया, एरिया कितना हो जाएगा उसका, सरफेस एरिया जो गॉसियन सरफेस क्यू से पास करेगा वो 4 पाई, बताओ। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 आर दिया हुआ है ना, हाँ तो 4 पाई 2 आर स्क्वायर। 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। और कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है ये क्यू से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस? 4 क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू कितना आ गया?
कितना आ गया? 1/4 pi epsilon naught 4q by r square. सेम आएगा, तो EP by EQ 1:1 है। इजी था ना, कितना ही Yes, मुश्किल sir. था ये। तो ये भी हो गया, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा नहीं फिर। ये जो है बाकी, ये वाला भी मैंने आपको बता दिया था, है ना? ये वाला तो हाँ आपको सर, ये तो बता दिए थे. हाँ सॉल्यूशन का डाउट था। ये क्वेश्चन ठीक है, NLM का है। ये क्वेश्चन इजी है, ये भी आपका ही है क्या? आप ही दोनों का है क्या ये क्वेश्चन? तो अभी बता दूं क्या मैं आप लोग दोनों को? मेरे को नहीं एक्स्ट्रा सर, ये टाइम मेरा नहीं है. इनका है, ये आशुतोष का है। अच्छा, सागर का है। मेरे पास मतलब भैया का फोन था तो उससे click करवा। चंदन ठीक से बताइए क्या बताना चाहते हैं? सर वो चंदन का क्वेश्चन है. सागर कौन का सा? फोन था इसलिए था। सर इसके पहले वाला. हाँ, ये सब चंदन का है. सागर कुमार लिखा हुआ है ना? सर मेरा भैया हाँ, का वो फोन उसके था। भैया का फोन था. चलो देखो फिर यहीं पे मैं बता दूं आपको। ये सर बता दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि a mass is 6 kg suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. The force of 50 Newton is applied in the horizontal direction at the midpoint of the rope. Angle made by the rope with the vertical in equilibrium position. ठीक है, यहाँ देखो कह रहे कि a mass 6 kg suspended from a rope. दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? हाँ सर, दिख रहा है. हाँ। Yes, sir. Mass is 6 kg suspended from a rope of, ठीक है, 6 kg, इसका 2 मीटर है. A force of 50 Newton is applied horizontally at the midpoint of the rope. Angle made by the rope with the vertical in equilibrium position. तो equilibrium position कैसे डिसाइड करोगे बताओ? देखो अगर कहीं पे भी ये equilibrium पे जब आएगा, तो equilibrium पे आएगा तो जहाँ पे point of application वो equilibrium पे रहेगा, उस point of application पे 50 न्यूटन इस डायरेक्शन पे लगेगा, एंड नीचे टेंशन की वजह से, वेट की वजह से उस पर टेंशन बन जाएगा. ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ऊपर एक टेंशन फोर्स और ऊपर लग जाएगा. ठीक है, ये लेट्स से वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, तो अब इन सबको आपको बैलेंस करके वो वर्टिकल का एंगल बता देना है. कुछ नहीं है, क्योंकि नेट इक्विलिब्रियम अगर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों के वजह से, वो टेंशन को अपोज करता हुआ एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे आएगा. ठीक है, तो इसके वजह से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. तो tan थीटा आप सकते हो इज इक्वल्स टू 50/60 which is equals to theta is tan inverse of 5/6. इसके बेसिस पे एंगल देखना पड़ेगा कौन सा है. tan inverse of 5/6. सर एग्जाम में यही पे अटक गए थे. यार ये तो नाइंसाफी है ना आपके साथ. ये आंसर 39.8 समथिंग आएगा. दिस आंसर इज 39. ये तो नाइंसाफी है. मैं भी अगर कोई तुक्का ही मार पाता, क्योंकि बाकी सब वैल्यू एब्सर्ड आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता. tan 50 और 60, 40 में कंफ्यूजन हो जाता. हाँ तो ये भी हो नहीं सकता. तो ऑफ कोर्स 50 और 40 में ऐसा कह सकते हैं कि 60 के अगर पास है तो फिर 50 होता वैल्यू. 60 का वैल्यू कितना 1.732 के करीब हो जाता है ना, 1.732 के करीब हो जाएगा. तो ये 1.732 से तो कम ही है.
ये तो 0 से नीचे आ रहा है, तो ये 30 के पास होगा, which is 0.5 के पास होगा, तो आप वहां से कह सकते थे कि 40 आंसर है आपका। थोड़ा सा मैथ्स लगाना होता और कुछ नहीं। आप सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि अब है ना, प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड विद 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अरे क्या दिक्कत है इसमें भाई? उसका तो थर्ड ऑप्शन होगा। क्या दिक्कत है इसमें भाई? मैंने कितने चीख के आपको मॉडर्न फिजिक्स में बताया था ये तो। बताऊं क्या? और सागर, सागर कह रहा हूँ, चंदन, यस सर। क्या दिक्कत है इसमें? कहाँ फंस गए थे? कहीं से ये तो बहुत हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी कहा हुआ है तो वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे दे रहा है वो उसको पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, तो ईवी ही हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए था। ये क्या कह रहा है? माइक ऑफ कर लो। An electron moves from rest from a point at which potential is 50, another point which is potential is 70, then the kinetic energy. तो change in potential energy कितना हो रहा है यहाँ पे? UF minus UI कितना हो रहा है? That will be 70 minus 50 times of E. This is 20 EV. इसके पास पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, एनर्जी गेन करेगा। सो इन टर्म्स ऑफ जूल आपको बताना है तो आप चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 3.2 into 10 raised to power minus 18 जूल्स। हो गया ये भी। क्या दिक्कत था चंदन? कहाँ फंस रहे थे बताओ मेरे को। पोटेंशियल डिफरेंस देके ना हम भूल गए थे ये वाला। चलो अभी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी करेंगे ना तो भैया क्लास अटेंड कर लेना, तभी ये चीज पता होगी कैसे करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि फिर आंख में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया करके भाग गए। अटेंड कर लेना तो चीजें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस पे क्या कह रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन चार्ज डिस्क आर इज सिग्मा, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क इज दिस, विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट द सेंटर the electric field along the x-axis at a distance of r from the center of the disk reduces by। ये कैसा सवाल है? तो देखो डिस्क के वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा होता है। अगर इस पे सिग्मा है तो डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट p क्या हो जाता है बताओ? होता है नहीं होता है? हाँ सर होता है। याद रखो यार ये सब चीजें। cos थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखो करो ये सब चीजें। तो आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r। डिस्टेंस ऑफ r क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 1 minus r/2, तो ये 1/√2। एंड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, सेंटर पे कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट। तो परसेंटेज चेंज तो डिवाइडेड बाय ई सेंटर, तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो तो 1/√2 आएगा, तो विच इज 0.707। तो इतना तो चेंज हो ही रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to the field, electric field along the axis at a distance from r from the center reduces by कहा हुआ है ना? हाँ वेरी गुड। तो reduces by कहा हुआ है तो इतने से reduce हुआ है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू एट नहीं सर आंसर 70.7 ही होगा। 70.7 कैसे होगा? reduces by कहा हुआ है। अब मेरे को हाँ ठीक है, डेल्टा ई कितना आ रहा है मेरा आंसर?
डेल्टा ई बाई सेंटर, हाँ तो 70.7 ही है ना आंसर इसका। हाँ हाँ, सर। तो हो गया आंसर। प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू तो ये है, ओके हाँ करेक्ट, प्रेजेंट वैल्यू तो ये है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ये है, इट रिड्यूसेस बाय 70.7। कोई दिक्कत यहाँ तक चंदन? नो सर, अब ठीक है। ये याद रखो, एक्सप्रेशन याद रखो, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज दैट द करेक्ट इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल जब होगा तब आना, मना नहीं किया तुम लोग, ये आउट ऑफ सिलेबस है ये, बट इक्विपोटेंशियल जब होगा मैं बता दूंगा ये चीज, ठीक है। इक्विपोटेंशियल तो हम बता देंगे। ठीक है, इतना तो अभी कर लेते, इक्विपोटेंशियल तो हम बता देंगे। बाकी और क्या क्वेश्चन बचा हुआ है? तुम ही दोनों तो पोस्ट करते हो क्वेश्चन भी, तो तुम ही दोनों को बता देते हैं यहाँ पे, बेटर है। तो ये सारे हो गए, ये भी आपके नहीं है ना, ये सभी कुछ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। आपके और कोई क्वेश्चन बच रहे हैं क्या सुधांशु? नहीं सर अभी तो नहीं है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, यस सर। ये क्वेश्चन हम लोग एक बार पोटेंशियल एनर्जी हो जाए तब फिर से हम लोग डाइपोल पे आएंगे, तब मैं ये वाला बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। फिर ये वाला क्वेश्चन अभी हो गया आपका। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन फोटोसेंसिटिव मटेरियल 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल 5। तो देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे ओरली बताओ काइनेटिक एनर्जी जो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितना होना चाहिए फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट के लिए? 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो होना ही चाहिए, है ना। यस सर। 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी के साथ आनी ही चाहिए, ठीक है। तो यस वो सर। आंसर इसका अल्ट्रावायलेट है क्या, याद है आपको? हाँ सर वही था शायद सर, मतलब इसका रेंज याद रखना पड़ेगा। यार ये तो याद, हाँ मतलब तुम लोग को तो याद रखना पड़ेगा, तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ, मेरे अंदाजे से मैंने ये बता दिया था, बट मैं आपको बता दूं। जब अभी तो आप लोग का क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स जो था वो वो तो मतलब ऐसे ही शुरू कर दिया था ना, हम लोग बीच में से ही शुरू कर दिया था, तो इसीलिए सब कुछ मैं बता नहीं पाया। तो एक बार इस पे देखो, होता क्या है कि जो ईएम स्पेक्ट्रम है, ईएम स्पेक्ट्रम बता सकते हो क्या क्या होता है ईएम स्पेक्ट्रम में? विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, वेवलेंथ में बताना। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। 400 नैनोमीटर पे कौन होता है, रेड रहता है या वायलेट रहता है? हाँ, लोअर वेवलेंथ किसका होगा, रेड होगा या वायलेट का होगा? सर रेड का सुधांशु, होगा। अबे गधे, लोअर वेवलेंथ मतलब हाई एनर्जी किसका होगा? अच्छा हाँ सर, तो वायलेट का होगा। अभी मतलब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक नहीं हुआ तो दूसरा तो हो ही जाएगा। क्या स्टूपिड आंसर देता है यार। लोअर वेवलेंथ हायर एनर्जी वायलेट का होगा। वायलेट यहाँ पे है, रेड यहाँ पे है, तो उसके आगे जैसे ही वेवलेंथ अब यहाँ इस डायरेक्शन पे वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो हायर वेवलेंथ यहाँ पे इंफ्रारेड आएगा और इसके जगह पर अल्ट्रा वायलेट आएगा, फिर उसके आगे यहाँ पे रेडियो वेव आएगा, उसके यहाँ पे एक्सरे आएगा, फिर यहाँ पे गामा रे आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर पे चलता रहेगा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी पे कमेंट करूं
तो फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है, एनर्जी पे कमेंट करूं इस डायरेक्शन पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो मुझे इसके बेसिस पे बताओ 400 1240 डिवाइडेड बाय 400 मतलब इसका कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यस सर। और यहाँ पे 700 मतलब 7 तो यहाँ 1.8 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इससे और कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समथिंग एक्सरे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब आता है। सॉरी कुछ यहाँ पे उल्टा फुल्टा भी हो सकता है, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। आई थिंक बट अल्ट्रा वायलेट का कुछ डबल डिजिट्स में आता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और एक्सरे का लेट मी चेक, मैं भी चेक करके बता देता हूँ आप लोगों को। दो मिनट रुको। ये तो सही है ऑर्डर। गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, इंफ्रारेड, रेडार, रेडियो, फिर माइक्रो, सॉरी माइक्रो फिर रेडियो आएगा। यहाँ पे माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव ओवन में होता है, और यहाँ पे रेडियो वेव आ जाएगा। तो इस तरीके का होता है। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर हम कहें तो विजिबल एक्सरे गोज अराउंड 10 रेज टू पावर सर आवाज नहीं आ रहा है। यार हम होस्ट बन गए। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर अब आ रहा है। कट गया था, कट गया था। स्क्रीन दिख रहा है अभी कुछ? यस सर। तो यूवी का जो रेंज है वो कम से कम 10 टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। एक्सरे का रेंज समथिंग 10 रेज टू पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चला जाता है। और वैसे ही इनका तो सिंगल डिजिट वाले पे होता है, मतलब लेस देन विजिबल लाइट का लेस देन 10 मतलब 1 टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। बेटर ऐसे 1 टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। ठीक है, यूवी का 10 टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। ग्रेटर देन 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक्सरे पे चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेटली मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप लोग को मेमोराइज करना पड़ेगा। नीट में काफी बार ऐसे पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको ये वाला रेंजेस जो है वो याद करके ही रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आपको जब हम लोग चांस मिले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब डिस्कस होगा तो ये सारा कुछ वापस से बता दिया जाएगा। तो आपको ये रेंज याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी हो गया आपका। और नीट नीट 20 कहाँ गया? फिजिक्स नीट 21। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी हो गया है। ये वाला का मैं भेज दूंगा आपको, एनएलएम है। ये वत्स का है, इसको नहीं करना। ये सभी कुछ हो गया है। ये भी आशुतोष वत्स का है। ठीक है, इसका मैं बता के भेज दूंगा। बाकी तो आप लोग दोनों का हो गया है ना लगभग? यस सर। ठीक है, चलो और भी डाउट्स होगा तो आप लोग बुकलेट से सॉल्व कर करके पोस्ट करते रहना, मैं भी सॉल्व कर दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू कर लेंगे। ठीक
ठीक है, ठीक है ना? यस सर। चलो, थैंक यू गाइस, गुड डे।